स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले मसूरी से बड़ी खबर आ रही है। यहां के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक 13 साल के छात्र की मौत हो गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान यह हादसा हुआ। बच्चे को अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और इस बीच सोमवार को सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से भी मुलाकात की। इस वक्त धामी कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस करने वाला है और हरिद्वार प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन यहां से कोई भी मंत्री नहीं है। ऐसे में कैबिनेट में हरिद्वार को प्राथमिकता मिलना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में पहली बार ओबीसी चेहरे को शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले से भी कैबिनेट में कई प्रतिनिधित्व नहीं है कोई। इसमें से कुछ जिलों की भी लॉटरी लग सकती है। पहाड़ी जिलों में पौड़ी सबसे हैवीवेट जिला है। सूत्रों की माने तो पौड़ी को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार को सीएम धामी दिल्ली दौरे पर भी जा सकते हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी संगठन और सरकार में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल है और इसका कारण है संभावित कैबिनेट विस्तार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट की 11 में से 5 सीट खाली हो गई हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि धामी सरकार का अगला कदम अब कैबिनेट एक्सटेंशन होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो बदले माहौल में कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस रहने वाला है। हरिद्वार प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन यहाँ से कोई भी मंत्री नहीं है। ऐसे में कैबिनेट में हरिद्वार को प्राथमिकता मिलना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में पहली बार ओबीसी चेहरे को शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले से भी कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इनमें से कुछ जिलों की भी लॉटरी लग सकती है। पहाड़ी जिलों में पौड़ी सबसे हैवीवेट जिला है। सूत्रों की माने तो पौड़ी को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। मुझे लगता है उसमें केवल, और कुछ नहीं। बाकी तो मुझे काम करना, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पता नहीं लगाव है पार्टी के, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का लगाव। उस लगाव को देखते हुए मैं मनी मन सोचता हूँ, भाई कभी कभी मैं भी इन लोगों का काम मैंने किया है और भी कोई काम पड़ता है तो उनका काम करूँ, और ऐसा कुछ नहीं। मैं पार्टी ने बहुत दे रखा मुझे। मैंने कहा ना, ये आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर रहे हैं। ये तो विषय केंद्रीय नेतृत्व का है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी का जो निर्देशन होगा, जो मार्गदर्शन होगा, उस पर काम किया जाएगा। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों में चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ये तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हाईकमान की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार का ऐलान कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। देहरादून यमुना कॉलोनी में प्रेमचंद अग्रवाल को सरकारी आवास मिला था, जिसे उन्होंने सोमवार को छोड़ दिया है। यमुना कॉलोनी में था सरकारी आवास। रविवार को प्रेमचंद ने इस्तीफा दिया और अपना ये आवास छोड़ दिया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल के रविवार को इस्तीफे के बाद सोमवार को ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और धरने पर बैठ गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों से धरना प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। डोईवाला में भी प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने धरना दिया, अपनी दुकानें बंद रखी।
इस्तीफा देने के बाद ऋषिकेश पहुंचे प्रेमचंद्र अग्रवाल से मिलने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कैंप कार्यालय में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनको विश्वास दिलाया कि आगे भी उनके हितों की आवाज वो उठाते रहेंगे। इस दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल काफी भावुक भी नजर आए। सियासी हलकों में प्रेमचंद्र के इस्तीफे को बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की पॉलिटिक्स माना गया। बीजेपी को उम्मीद थी कि इसके बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप नेता कहने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सदन में मंत्री के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले कांग्रेस विधायक को डपटकर चुप कराने के लिए स्पीकर पर भी एक्शन होना चाहिए। कि भाई आप नरेंद्र मोदी जी की बात को यहाँ पर करो और किसी राजनीतिक मंच को यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, तो भाई सदन किस लिए है? क्षेत्र से विधायक चुनकर आता है, क्षेत्र की पीड़ा को लेकर आता है, क्षेत्र की जन समस्या को लेकर आता है। अगर उसको ही सदन में बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाए तो भाई विपक्षी आवाज बनकर विधायक क्या कर पाएगा? और ये लोकतंत्र में है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, दोनों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो तत्काल जो है पार्टी ने भी जो है एक्शन लेके जो है बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर दिया, लेकिन जितना मैं प्रेम जी को जानता हूँ, प्रेम जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संघर्ष भूमि के हैं और पार्टी के उन्होंने फैसला लिया है, इसके लिए मैं उनका कुछ साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे मात्र से बात खत्म नहीं होने वाली है। पूरे बवाल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी एंट्री हो गई है। रावत ने आग में घी डालते हुए मंत्रिमंडल को भी लपेटे में लेते हुए कहा, यह सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल में सीएम धामी को छोड़कर आखिर है ही क्या। मैंने कहा ना आपसे, ये रुकेगा नहीं मामला। अब ये कहां कहां गया, देखो आपने मंत्रिमंडल ऐसा बना हुआ है जो मंत्रिमंडल किसी को इंस्पायर ही नहीं कर सकता। यदि उसमें मुख्यमंत्री जी और उनकी गतिशीलता को निकाल बाहर कर दीजिए तो इस मंत्रिमंडल में है क्या? मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में शंकराचार्य राजेश्वर श्रम से मुलाकात की है। कनकल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर मंत्री सुबोध उनियाल ने करीब 1.5 घंटे तक आरएसएस से जुड़े बड़े संत और शंकराचार्य से बातचीत की। हालांकि वन मंत्री ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार के सवाल से मंत्री बचते नजर आए। देखिए, क्योंकि महाराज जी संघ की पृष्ठभूमि से भी हैं और विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, तो लिहाजा कभी बात होती है, थोड़ा बहुत राजनीतिक बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर बातें में आध्यात्मिक ही होती है। ऐसी चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ कुछ मौजूदा फेरबदल भी हो सकता है। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के अंदर खाने संगठन में बदलाव की हलचल तेज हो गई है और इसी हफ्ते बेंगलुरु में आरएसएस की होने वाली मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी पारा गर्म है, तो इसकी तपिश संगठनात्मक चुनाव में भी दिख सकती है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में 21, 22 और 23 मार्च को होने जा रही है, जिसमें लिए गए फैसलों का असर संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्री जैसे पदों पर भी बदलाव दिख सकता है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक तरफ जहां कयासों का बाजार गर्म है, वहीं संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देने की चर्चा तेज है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास का कहना है, संघ ही पूरे मामले में फैसला लेता है। मौजूदा अध्यक्ष भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी में काम देखकर ही दायित्व दिया जाता है। मंडल के चुनाव हो गए हैं। हमारे 304 मंडलों में 220 मंडलों का गठन हुआ है और 84 मंडल अभी शेष रह गए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष
जो संगठन की दृष्टि से हमारे 19 जिले हैं, प्रशासनिक जिले हमारे 13 हैं और उसमें भी हमारे 18 जिलों का जो है बाकायदा चुनाव हो गया है और अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताते हैं कि 2027 में अलग रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के तिथि घोषित करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को आगे बढ़ाने, युवाओं और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी साफ है कि आने वाले 21, 22 और 23 तारीख पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिहाज से बेहद खास होने जा रहे हैं। भले ही मीटिंग बेंगलुरु में हो, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले उत्तराखंड में उठापटक कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और कोटद्वार में अवैध मदरसे को सील किया गया है। ग्रास्टनगंज ईदगाह में अवैध मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। सोमवार को तहसील प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और अवैध मदरसों को सील कर दिया। एसडीएम का कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। जांच में ये पाया गया कि गाजीपुर में एक मदरसा मिला है जो बिना पंजीकरण के, जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, तो संचालित हो रहा था, तो तत्काल प्रभाव से जो है सीज कर दिया गया है। अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में जो ईदगाह है उसके बगल में आप देख सकते हैं जो अवैध तरीके से मदरसा संचालित किया जा रहा था। आज प्रशासन की टीम ने वहां पर छापेमारी की है। पुलिस और प्रशासन की जो तहसील प्रशासन की टीम है मौके पर पहुंची थी और जब अवैध मदरसा यहाँ पर संचालित होता हुआ पाया गया तो उस अवैध मदरसे को सील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सील लगा दी गई है। इस कमरे में ही बताया जाता है कि मदरसा चलता था। हालांकि जो स्थानीय जो ईदगाह के जो लोग हैं उनका कहना है कि ट्यूशन यहाँ पे पढ़ाया जाता था, लेकिन प्रशासन ने पाया कि यहाँ पर अवैध मदरसे का संचालन किया जाता था, जिसकी वजह से इस पूरे मदरसे को सील कर दिया गया है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। आपने अक्सर सड़क किनारे, खुले में, ढाबों में या कार में शराब पीते हुए शराबियों को जरूर देखा होगा। ऐसे में आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, आखिर इनकी मजबूरी क्या है जो ये सड़क के किनारे शराब पी रहे हैं। इस सवाल का जवाब हैरान कर देने वाला है। देखिए। हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों ऑपरेशन रोमियो लॉन्च किए हुए है, जिसके जरिए पुलिस ऐसे शराबियों और उपद्रवी तत्वों को पकड़ रही है जो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस अभी तक ऐसे 800 से ज्यादा शराबियों को पकड़ चुकी है जो खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर शराबी अपनी मजबूरी पुलिस को गिना रहे हैं। अधिकतर शराबी बीवी और घर वालों से डरकर घर से दूर ढाबों या सड़क में खुलेआम शराब पी रहे हैं। घर में इससे माहौल ख़राब होता है पीने से, और घर वाले भी डांटते हैं, मम्मी पापा हैं या हमारी पत्नियां हैं, वो गुस्सा करती हैं कि तुम क्यों पी रहे हो। इसलिए कभी कभी हम बाहर ड्रिंक करते हैं तो उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें चालान वगैरह भी होते हैं। दरअसल नैनीताल जिले में पुलिस ऑपरेशन रोमियो चलाकर सार्वजनिक जगहों में सेफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर सड़कों, शराबियों दोनों पर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ हुड़दंगी भी हो सकते हैं, इसमें कुछ कानून को ना मानने वाले भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा शराब पीने वाले सार्वजनिक स्थलों पे वो लोग भी इसमें ऑपरेशन रोमियो में हो सकते हैं। तो अभी तक की जो कार्रवाई है पिछले कुछ महीनों में ही हमारे द्वारा 800 लोगों पे कार्रवाई करी गई है। इसमें इनको एक अलग लोकेशन पे इनका मेडिकल करा के उसके बाद पुलिस एक्ट में चालान किया जाता है। जाहिर है पुलिस की इस कार्रवाई से एक तरफ जहां खुलेआम शराब पीने वाले डरे हुए हैं, वहीं अपना घर भी इन्हें काटने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये कहीं भी दिल की हसरत पूरी नहीं कर पा रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ के
बेरीनाग में सगे भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने वाले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। होली के दिन दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया था। होली के दिन विकास नगर के रेस्टोरेंट में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। बागेश्वर में कपकोट के बड़ेत गांव के एक पुराने मकान में आग लग गई। पूरा मकान जलकर खाक हो गया। मकानों में कोई नहीं रहता था। चमोली के गोपेश्वर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई बांटी। रविवार को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की है, उसके बाद जश्न मनाया है। हरिद्वार के जट बहादुरपुर गांव में रविवार रात हुए बवाल को एक भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। देहरादून की नदियों में अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त देहरादून के साथ सचिव राजस्व और सचिव वन को तलब किया है। 24 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। उत्तरकाशी में बाइक से स्टंट करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 2 युवकों का पुलिस ने चालान काटा, बाइक भी सीज की। बागेश्वर में सरयू नदी में झूला पुल का काम शुरू नहीं होने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। कई संगठनों के लोगों ने संबंधित विभाग का पुतला भी दहन किया। रामनगर के सरकारी अस्पताल का सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल को लेकर शिकायत के बाद छापा मारा। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पिथौरागढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट में सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात कही और 5 स्टार होटल की भी जरूरत बताई। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में देर रात रामपुर जनसेवा केंद्र की लूट में शामिल बदमाशों से एनकाउंटर हो गया। इसमें पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश साहिल और कामिल यूपी के बिजनौर के रहने वाले। दरअसल होली से पहले 3 हथियारबंद बदमाशों ने रायपुर के जनसेवा केंद्र में घुसकर करीब 70,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात में शामिल 5 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने धर दबोचा। एक आरोपी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया है, जबकि अभी 2 आरोपी फरार हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लूट के आरोपी बदमाशों से एनकाउंटर। चेकिंग के दौरान जब इस तरह की संदिग्ध गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो 2 इसमें लोग आ रहे थे, साहिल और उनका जो रिलेटिव है कामिल जो है, जो इस कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था, तो इनको रोका गया। तो इनके द्वारा पुलिस पर जो है बचने के लिए अंधेरे में फायर भी किया गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में इसमें कामिल इंजर्ड भी हुआ। इसके हाथ और पैर में 2 जगह गोली लगी है। अभी वो उसका इलाजरत है और खतरे से बाहर है। म्यांमार में बंधक बनाया गया उत्तराखंड के 22 युवाओं को भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत वापस लाया जा सका। दरअसल देश भर के 530 युवा नौकरी की तलाश में बैंकॉक गए थे, जहां से उन्हें बंधक बनाकर म्यांमार भेज दिया गया। उन्हें साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया। इन युवाओं में उत्तराखंड के भी 22 युवा शामिल थे। फिलहाल इन सभी युवाओं को भारत वापस लाया जा चुका है। केंद्रीय एजेंसियों ने इनसे पूछताछ कर सभी को उनके परिजनों को सौंप दिया है। ये काफ़ी सारे इसमें भारतीय नागरिक जो कि साइबर स्लेवरी में वहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो वहाँ से बंधक थे साइबर स्लेवरी में, वो वापस उनको लाया गया। और जिसमें ऐसे 22 लोग उत्तराखंड के थे और बेसिकली ये लोग विक्टिम हैं जो कि जिनको नौकरी का प्रलोभन देके वहाँ पे बुलाया गया था और वहाँ पर इनके द्वारा इनसे साइबर स्लेवरी कराई जा रही थी। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग प्रावधान करने का अनुरोध किया है। पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आज आवश्यकता महसूस।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम में बर्फ गिरी है। पूरे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड फिर से लौट आई है। पहाड़ में इस सीजन की सर्दियां भले ही बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई हों, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मायनों में राहत लेकर आ रही है। मौसम का ये बदलाव मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रहे हैं। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रहे हैं। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है, उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है। तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी, उतनी ना होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में टीके की होली के साथ होली का जश्न खत्म हो गया। ये सारे राग इसमें टीके की होली में सारे राग आ जाते हैं। इसमें ऐसा कोई रंग नहीं है। रंग जो है वो रागों का रंग है, न कि लाल गुलाबी पीला हरा। वो रंग ही अलग होता है। पिताजी को पहले बहुत सारा ऐसा लगाव था, इससे कुमाऊनी होली से बहुत लोग जुड़े रहते थे, और वही परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि जो अभी तक हमारे पिताजी करते आए थे उसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बात की है उन्हें भी इसकी जानकारी मिले कि कुमाऊं में जो हमारा कल्चर है, वो होली का कल्चर किस तरह है।